पिछले क्लास में मैं दुर्जन साल को पढ़ रहे थे, ठीक है, दुर्जन साल को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बहुत सारे तथ्य को बताया था कि दुर्जन साल जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। जहांगीर ने दुर्जन साल पर आक्रमण किया था क्योंकि ये नजराना देना बंद कर दिए थे, ठीक है। और जहांगीर की मेनली यहाँ पे हीरे की जो खान थी झारखंड में, ठीक है, उस पर नज़र थी। तो जहांगीर ने दुर्जन साल पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के लिए पहले जफ़र खान को भेजा, फिर इब्राहिम खान को भेजा था। जफ़र खान फेल हो गया था, ये हार गया था। इब्राहिम खान अंततः जीतता है और दुर्जन साल को बंदी बना लेता है, दुर्जन साल को बंदी बना लेता है, ठीक है। और ये 1616 AD का कार्यकाल होता है, ठीक है, ईस्वी का कार्यकाल होता है। दुर्जन साल को बंदी बनाकर पहले पटना जेल में शिफ्ट करता है और फिर वहाँ से ग्वालियर जेल। ये पूछता है क्वेश्चन में कि दुर्जन साल को जब बंदी बनाया गया था तो पहले कहाँ पे ले जाया गया था, ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे उसे रखा गया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। पूछता है कि ठीक है, दुर्जन साल को जब इब्राहिम खान ने बंदी बनाया था तो पहले कहाँ लेके गए थे, ठीक है, पटना, और फिर उसे ग्वालियर जेल में शिफ्ट किया गया था। इसे करीब करीब दुर्जन साल को करीब करीब 12 साल तक जेल में रखा गया था, यानी कि 1616 से 1628 तक। 28 में घटना घटी जहांगीर के दरबार में, जिसके कारण दुर्जन साल छूटे थे या फिर उन्हें छोड़ा गया था। घटना ये थी कि जहांगीर के दरबार में एक हीरे व्यापारी आता है, ठीक है, और उसके पास एक नकली और असली हीरे होते हैं, हीरा। दरबार में एक हीरा व्यापारी आता है, उसके पास 2 हीरे होते हैं, एक नकली और एक असली। और जहांगीर को पहचानने के लिए बोला जाता है या फिर उनके दरबार में उसको पहचानने के लिए बोला जाता है। हीरे की पहचान उसके दरबार में कोई नहीं कर पाता है, उसका जो भी सेनापति हो या फिर जो भी मंत्रीगण होते हैं, कोई पहचान नहीं कर पाता हीरे की कि कौन असली है कौन नकली है, ठीक है। इसी बीच जहांगीर को दुर्जन साल की याद आती है और ये दुर्जन साल जो होते हैं हीरे के काफ़ी पारखी नज़र से मतलब जानते हैं हीरे को पहचानना जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये दुर्जन साल को दरबार में बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर तुम सही और असली और नकली हीरे की पहचान कर देते हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ठीक है। दुर्जन साल ने हीरे की पहचान, क्योंकि ये तो हीरे तो झारखंड में पाए जाते थे, तो ये हीरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, ठीक है। तो हीरे की इन्होंने पहचान कर दी और इससे खुश होकर के जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि देते हैं, शाह की उपाधि देते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि दुर्जन साल को शाह की उपाधि किसने दी थी, तो दुर्जन साल को शाह की उपाधि जहांगीर ने दी थी। और किस अवसर पर दी थी, क्योंकि दुर्जन साल ने जहांगीर के दरबार में असली हीरे की पहचान की थी, ठीक है, तो इसे शाह की उपाधि दी थी। इसके बाद से दुर्जन साल का जो नाम होता है दुर्जन शाह हो जाता है। दुर्जन साल से दुर्जन शाह, ठीक है। और इसके बाद जो भी राजा आते हैं उनका नाम शाह के साथ शुरू ये होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि दुर्जन साल को शाह की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने। क्यों दी थी, क्योंकि हीरे की पहचान जहांगीर के दरबार में असली हीरे की पहचान दुर्जन साल ने की थी और इसी कारण इन्हें छोड़ भी दिया गया था, ठीक है। और इनसे खुश होकर के इन्होंने शाह की उपाधि दुर्जन साल को दी थी, ठीक है। एक तथ्य और याद रखना है कि इन्हें जब छोड़ा गया था तो एक शर्त थी उसमें कि ये 6000 रुपये सालाना मालगुजारी जहांगीर को देंगे, ठीक है, मालगुजारी देंगे 6000 रुपये। ये क्वेश्चन 6 JPSC में पूछा गया था, ठीक है, कि दुर्जन साल को कितने हज़ार के मालगुजारी पर जहांगीर ने रिहा किया था या छोड़ा था, तो 6000 के सालाना कर देने के शर्त पर जहांगीर ने दुर्जन साल को छोड़ा था। ये क्वेश्चन काफ़ी
महत्वपूर्ण है और ये पूछा था 6 JPSC में और कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। दूसरी बात कि जहाँ दुर्जन साल को शाह की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। क्यों दी थी ये कहानी मैंने अभी बताई, ठीक है। इसके अलावा जो दुर्जन शाह से रिलेटेड जो तथ्य हैं, ठीक है, दुर्जन शाह से रिलेटेड और 2-4 तथ्य हैं जिसे याद रखना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। ये दुर्जन साल, अब क्या हो गए? दुर्जन शाह, दुर्जन शाह, ठीक है। ये जब अपने देश लौटे या फिर अपने राज्य लौटे, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी को खुखरा से चेंज करके डोईसा लेके गए, डोईसा, ठीक है। डोईसा जो क्षेत्र है 3 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ एरिया है, 3 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ एरिया है, ठीक है। तो इनको लगा कि ये एरिया बहुत सुरक्षित है दुर्जन शाह को, इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी खुखरा से लेकर डोईसा चले गए, ठीक है। डोईसा में इन्होंने नवरत्न गढ़ का निर्माण कराया जो पंच महल था, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछता है कि नवरत्न गढ़ या पंचमहल का निर्माण कहाँ हुआ है, तो पहला डोईसा में। दूसरा, इसका निर्माण किसने कराया था? तो दुर्जन शाह ने, दूसरा, ठीक है। और ये तथ्य इनसे रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। दुर्जन शाह से संबंधित जितने भी तथ्य मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कार्यकाल में काफ़ी घटनाएं हुई थी, तो सारे को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे जो शासक हैं दुर्जन शाह के बाद, उसको हम लोग पढ़ेंगे। दुर्जन शाह के बाद जो शासक हैं वो है रघुनाथ शाह। दुर्जन शाह के बाद जो शासक आए उनका नाम था रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह, ठीक है, रघुनाथ शाह। इनसे संबंधित जो पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे याद रखना है। पहला, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, ये धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था, जैसे जगन्नाथ मंदिर रांची, जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण इन्होंने कराया, ठीक है। 1665 ईस्वी में मदन मोहन मंदिर कांके, दूसरा चूटिया में राम मंदिर चूटिया, ये दोनों का निर्माण 1665 ईस्वी में रघुनाथ शाह ने करवाया था, ठीक है। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। रघुनाथ शाह से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। और ये काके बोडिया में स्थित है, बोडिया में, ठीक है। और ये चूटिया में है राम मंदिर, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है, रघुनाथ शाह, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत धार्मिक व्यक्ति था। धार्मिक व्यक्ति होने के कारण इसके जो सैन्य ताकत थी वो कमज़ोर थी, यानी कि सैन्य बल जो थे इनके कमज़ोर थे, सैन्य बल कमज़ोर थे। ये ज़्यादातर धार्मिक क्रियाकलापों में ही शामिल रहते थे और सैन्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, ठीक है। इसी का फ़ायदा उठा करके पलामू के राजा जो थे, चेरो राजा, पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया था।
आक्रमण कर दिया। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कि मेदिनी राय काफ़ी शक्तिशाली शासक था चेरो वंश का। ठीक है, और ये रघुनाथ साहब पे आक्रमण कर देते हैं। रघुनाथ साहब जैसे मैंने बताया कि बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, इनका सारा ध्यान ज़्यादातर ध्यान धार्मिक क्रियाकलापों पे ही होता था, जिस कारण के सैन्य बल पे, सैन्य जो ताकत थी वो कमज़ोर हो गई थी। रघुनाथ साहब हार जाते हैं। ठीक है, और एक तथ्य इसमें और है कि मेदिनी राय ने यहाँ से लड़ाई के फलस्वरूप यहाँ से एक पत्थर का फाटक या गेट बोला जा सकता है, यहाँ से लेके गए थे। छोटा नागपुर से पलामू लेके गए, पलामू लेकर के गए। ठीक है, और इसे पलामू किले में लगवाया जिसका नाम है नागपुर द्वार। ठीक है, तो ये पूछ सकता है पत्थर का फाटक कहाँ पे लगाया गया था, तो पलामू किले में लगाया गया, उसका नाम क्या है, नागपुर द्वार। ठीक है, रघुनाथ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, इसे आप नोट डाउन कर लें और इसे याद कर लें। मेदिनी राय ने किस शासक पे आक्रमण किया था, रघुनाथ साहब पे। किस नागवंशी शासक पे, रघुनाथ साहब पे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया था, जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण करवाया था। 1665 ईस्वी में मदन मोहन मंदिर कांके का निर्माण करवाया था, और फिर राम मंदिर चुटिया में जो स्थित है उसका निर्माण करवाया था रघुनाथ साहब। ये बहुत धार्मिक व्यक्ति था। धार्मिक व्यक्ति होने के कारण इनकी सैन्य ताकत काफ़ी कमज़ोर थी। सैन्य ताकत कमज़ोर होने के कारण मेदिनी राय ने इसका फायदा उठाया और इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के फलस्वरूप एक पत्थर का फाटक था, गेट था, जिसे वो पलामू लेकर के पलामू किले में लगाए, जिसका नाम नागपुर द्वार है। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये तथ्य है। इनके बाद जो आए रघुनाथ साहब के बाद राम साहब बने शासक, और राम साहब से रिलेटेड यही है कि इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, राम शाह। इसके बाद जो शासक बनते उनका नाम था राम शाह। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और 9,705 रुपये सालाना नजराना देना स्वीकार किया। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड तथ्य है। बस एक ही पॉइंट है इनसे, राम शाह से। ठीक है, इस राम शाह के बाद जो शासक बनते हैं नागवंशी शासन में, उनका नाम है यदुनाथ शाह। और यदुनाथ शाह से रिलेटेड एक दो पॉइंट है जिसे याद रखना है। रघुनाथ शाह जो थे वो काफ़ी प्रतापी राजा थे, वो किन्हीं के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे, और यही कारण है कि इन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था, यदुनाथ शाह। ठीक है, ये काफ़ी प्रतापी थे और ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए कर देना बंद कर दिया। ठीक है, इस समय दिल्ली पर इस समय ये इनका शासन था, फर्रुखसियार का शासन था, और इनके जो एक सूबेदार थे, बिहार के जो सूबेदार थे, सर बुलंद खान। ठीक है, सर बुलंद खान को आक्रमण करने का आदेश दिया गया। ठीक है, सर बुलंद खान ने यदुनाथ साहब पर आक्रमण किया। यदुनाथ साहब हार जाते हैं और 1 लाख रुपये नजराना देना स्वीकार करते हैं। फर्रुखसियार जो थे वो दिल्ली के शासन पे थे, देना स्वीकार किया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 2 पॉइंट यही है कि यदुनाथ साहब पे बिहार के सूबेदार सर बुलंद खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, और 1 लाख रुपये यदुनाथ साहब हार जाते हैं और 1 लाख रुपये नजराना देना स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये है रघुनाथ साहब। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, उनका नाम है दर्पनाथ शाह।
उनका नाम है दर्पनाथ शाह। और इनसे रिलेटेड 6-7 पॉइंट है जिसको याद रखना है शाह, ठीक है, दर्पनाथ शाह, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला ये कि इन्हीं के कार्यकाल में अंग्रेज़ों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन छोटा नागपुर में होता है, ठीक है। दर्पनाथ शाह के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया का आगमन छोटा नागपुर में होता है, पहला ये, ठीक है। दूसरा ये कि दर्पनाथ शाह और रामगढ़ के राजा जो थे मुकुंद सिंह, इनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे, मुकुंद सिंह जो था ये दर्पनाथ शाह पे या इनके शासन पे हरदम आक्रमण करते रहता था, जिससे ही काफ़ी परेशान हो गए थे। दर्पनाथ शाह काफ़ी परेशान हो गए थे मुकुंद सिंह से, क्योंकि ये इस पर आक्रमण समय समय पर करते रहते थे, ठीक है। जिससे परेशान होकर के दर्पनाथ शाह ने अपने एक वकील को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमान संभाल रहे थे यहाँ पर झारखंड में, कैप्टन कैमेक, ठीक है, इनके पास भेजते हैं, कैप्टन कैमेक के पास भेजते हैं अपने एक वकील को कि और मदद मांगते हैं कि मुकुंद सिंह से इनकी रक्षा की जाए, ठीक है। और ये वकील और कैमेक के सहयोग से दर्पनाथ शाह और कैप्टन कैमेक के बीच में एक बैठक का आयोजन होता है, ठीक है। एक बैठक का आयोजन होता है, ये जगह था सतबरवा में दर्पनाथ शाह और कैप्टन कैमेक के बीच में एक बैठक का आयोजन होता है, और यहाँ पे एक संधि साइन होती है, ठीक है, एक संधि साइन होती है जिसमें बोला जाता है दर्पनाथ शाह 12,000 रुपया सालाना कर देना स्वीकार करता है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, 12,000 रुपये सालाना। तो ये इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि दर्पनाथ शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ट्रीटी या फिर संधि साइन की थी उसमें कितने रुपये कर देना स्वीकार किया था, तो 12,000 रुपये सालाना। पहला तथ्य तो ये है। दूसरा तथ्य इसमें क्या है कि अंग्रेज़ जो थे या फिर कैप्टन जो कैमेक थे, उन्होंने आश्वासन दिया इनको, दर्पनाथ शाह को, कि आपकी रक्षा हम मुकुंद सिंह से करेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में यही संधि हुई थी। ये 12,000 रुपये कर देना स्वीकार किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आए, ठीक है। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको आश्वासन दिया कि उनकी रक्षा मुकुंद सिंह से की जाएगी। ये दो तथ्य इनको याद रखना है, ठीक है। तीसरा ये कि दर्पनाथ शाह के काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो अंतिम शासक है, ठीक है, एक अंतिम शासक को पढ़ना है जिसका नाम है गोविंदनाथ शाह, ठीक है। दर्पनाथ शाह के बाद एक लास्ट और अंतिम शासक को पढ़ना है जिसका नाम है गोविंदनाथ शाह, और इससे रिलेटेड 2 पॉइंट है, 2 या 3 पॉइंट होंगे, ठीक है, उसे याद रखना है। गोविंदनाथ शाह, ठीक है, गोविंदनाथ शाह, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला, ये नागवंशी शासन व्यवस्था का या नागवंशी का अंतिम राजा था, ठीक है।
ये नागवंशी शासन व्यवस्था का अंतिम राजा था। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि नागवंशियों की अंतिम राजधानी रातुका थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि नागवंशियों की अंतिम राजधानी कौन थी? रातुका। नागवंशियों की अंतिम शासक कौन था? तो गोविंदनाथ शाह। एक्चुअली होता क्या है कि गोविंदनाथ शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देना बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि कर का जो बोझ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसी था वो काफ़ी कष्टदायी था। कर काफ़ी बढ़ाते जा रहे थे और उस हिसाब से इनकी अर्निंग नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ के कल्चर में कर लेने का प्रचलन नहीं है। झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है वहाँ पे कर देने का कोई प्रचलन नहीं था। इनके गोविंदनाथ शाह के आय तो कम थे, जबकि इन पर कर का बोझ बहुत ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने कर देना बंद कर दिया। यही कारण है कि 1870 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हटा दिया, गोविंदनाथ शाह को हटा दिया और नागवंशी शासन प्रणाली को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो ये अंतिम राजा थे गोविंदनाथ शाह और इनकी राजधानी थी रातुका, जो अंतिम राजधानी थी नागवंशियों की। 1870 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागवंशी शासन व्यवस्था को समाप्त करके अपनी शासन व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है, ये पॉइंट थे नागवंशी शासन व्यवस्था के विभिन्न राजा और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य थे जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें से भी कुछ जितने सारे राजा मैंने बताए उसमें से भी कुछ जो राजा हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, तो उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसका भी मैंने लिस्ट मैं आपको दूंगा। ठीक है, कि किसे किसे ज़्यादा याद रखने हैं। अब इनकी शासन व्यवस्था में जो मुंडा शासन व्यवस्था को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में इन्हें दो चीज़ों को बदला था। नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था में 2 चीज़ों को बदला था, जैसे पॉइंट वाइज लिख लेंगे नोट में करके। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में 2 चीज़ों को बदले थे। दो चीज़ों को बदला। ठीक है, 2 चीज़ क्या क्या थे? पहला ये था कि पहाड़ा का नाम जो था इन्होंने पट्टी कर दिया। ठीक है, पहाड़ा का नाम जो था वो पट्टी कर दिया। दूसरा, मानकी जो मालगुजारी वसूलता था उसका नाम भूंयहर कर दिया, भूंयहर। ठीक है, ये 2 चीज़ों को बदला था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी का नाम बदल के पहाड़ा का नाम बदल के क्या कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नागवंशी ने मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी को किस नाम से पुकारता थे या किस नाम दिया गया था? मानकी को क्या नाम दिए थे? तो भूंयहर। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और एक तो जानते हैं कि नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपनाया था, उसमें से मात्र 2 चीज़ें इन्होंने बदली थी। ठीक है, पहला पहाड़ा को पट्टी कर दिया था, दूसरा मानकी को भूंयहर कर दिया था। ठीक है, और लास्ट में मैं आप लोग को एक बता देता हूँ कि किन राजाओं पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने जितने भी लिस्ट बताए आप लोग को नागवंशी शासन में, उसमें भी 4 या 5 राजा को ज़्यादा फोकस करना है। जैसे पहला हो गया, फनी मुकुट राय को उतना पूछता नहीं है लेकिन पढ़ लेना है। ठीक है, पहला हो गया प्रताप राय। प्रताप राय को देख लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, भीमकर्ण को पढ़ लेना है। ठीक है, तीसरा आपका दुर्जनशाल को पढ़ना है। चौथा, दर्पनाथ शाह को पढ़ना है। दर्पनाथ शाह को पढ़ना है। ठीक है, ये 4 राजा काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर आप किसी को पढ़ना चाहते हैं तो आप एक पढ़ लीजिएगा,
रघुनाथ शाह को पढ़ लीजिएगा। रघुनाथ शाह, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हापा मुनि मंदिर का जो निर्माण करवाया था, शिवदास कर्ण, ठीक है। इतने को पढ़ना, ज़्यादा फोकस इस पे कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर सब जितने भी राजा मैंने पढ़ाए हैं उससे ज़्यादा पॉइंट तो है नहीं, सबसे एक एक दो दो है, तो सबको पढ़ना जरूरी है। अगर सब पढ़ लेते हैं तो बढ़िया है, लेकिन इन लोगों पर जो ये राजा हैं इन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो नागवंशी शासन व्यवस्था से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।